हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, दिसंबर 2021 में, उसके प्रश्नों को भी हम सॉल्व करा रहे हैं। कुछ नोट्स को भी सॉल्व करा रहे हैं अपने चैनल पे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं उसमें आज का हमारा जो वीडियो है ये 16 दिसंबर का पेपर है। 16 दिसंबर 2021 का पेपर है और ये जो पेपर है वो हिंदी का पेपर है। हम लोग आज हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि 16 दिसंबर को हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हिंदी में भी हम पेडागोजी के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को सबसे पहले देख लिया जाए, क्योंकि उसी आधार पर प्रश्न आगे भी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न आ गया है, हिंदी पेडागोजी से जुड़ा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक किताबें होती हैं उसमें पहेलियों और वर्ग पहेलियों को क्यों शामिल किया जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करना, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करना, और चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना? क्या उद्देश्य है वर्ग पहेलियों और पहेलियों को शामिल करने का? तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। पहेलियों और वर्ग पहेलियों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की योग्यता विकसित कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप डैश। तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन है उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, तीसरा है नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो कक्षा में है तो उसके साथ हम सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक श्रव्य सामग्री की सहायता करेंगे उसको, ताकि वह विषय को अच्छी तरह से समझ सके सुनकर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो एक भाषा प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को जब हम आकलन करते हैं तो एक भाषा शिक्षक के रूप में मुख्य रूप से किस पर हमें ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन 2 है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तीसरा है विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उसके माता पिता के साथ साझा करना। तीसरा है भाषा में अभ्यास वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन हम शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से उसकी जानकारी एकत्रित करेंगे और उसे शिक्षार्थियों एवं उसके माता पिता के साथ साझा करेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है, रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं।
यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है। ये भी ऑप्शन तो सही है दोस्तों, और पहला भी सही है क्योंकि उसमें सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और चौथा है यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक एवं विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त कराती है। तो ये गलत हो गया हमारा, पाठ से जुड़े अभ्यासों से हमें मुक्त नहीं कराना है बल्कि उसे संलग्न करना है। तो इसलिए हमारा जो नहीं ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी तीनों ऊपर के 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों में सहायता करता है। तो बच्चे जो हैं वो एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान लेकर विद्यालय में आ रहे हैं। तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार सहायता करता है। ऑप्शन देखते हैं। अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृति को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं को लिपि लिखने में। तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान जब विद्यार्थी प्राप्त करते हैं तो वो अन्य भाषा एवं नए विषयों को आसानी से सीखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता जो होती है एक संसाधन का कार्य करती है, ना कि समस्या उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि भाषा की शिक्षिका यानी कि अध्यापिका जो है कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी देख रही हैं, उसमें कुछ त्रुटियां महसूस किया है उन्होंने। तो यह क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। तीसरा है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। चौथा है एक शिक्षिका के रूप में इसे एक प्रकार की त्रुटियों को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। और यहाँ जो उन्हें दंड नहीं दे रही है शिक्षिका, ये कारण बताया जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। और बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं बल्कि त्रुटियाँ जो होती हैं बच्चों के स्वाभाविक गुण हैं और उसी अधिगम में संकेतक का कार्य कर रही है। इसलिए त्रुटियाँ बच्चों की अधिगम में सहायक साबित होती हैं। बच्चे गलतियाँ जब करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की से जुड़ा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ये तो वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल गलत है क्योंकि वाइगोस्की ने अकेले की बात नहीं की है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। ये भी ऑप्शन गलत है। दोस्तों हमें अनुशासन बनाने के लिए कक्षा में पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करना है, प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन सकारात्मक शब्द हो गया, परंतु पुरस्कार और दंड जो है ये नकारात्मक शब्द हो गया। ये आप सभी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को भी याद रखिएगा। एग्जाम में सहायक होते हैं एक ट्रिक के रूप में। तो प्रोत्साहन जो होता है वो सकारात्मक शब्द होता है और पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना नकारात्मक होता है। हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया कर सके। तो जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ अंतरक्रिया में सीखते हैं। इस भाषा शिक्षक के रूप में आप उन्हें जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं। कोई भी योजना दे रहे हैं तो जोड़े के रूप में दें या फिर सामूहिक रूप से दें। बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं। लेव वाइगोस्की का यही कहना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है नीचे, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए। दूसरा है, कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना सुनिश्चित करना कि कक्षा में कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कक्षा में हमें कठोर नियम नहीं बनाना है और कड़ाई से पालन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन 3 है, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। नहीं, ये भी गलत है। बच्चों से हमें कठिन परिश्रम नहीं कराना है, बल्कि उन्हें गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 है। यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करने कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है। यदि बच्चों को हम स्वीकृति या फिर महत्व देते हैं, उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए छोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। इसलिए यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न में आते हैं, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय कक्षाएं जो होती है वह बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है, शिक्षक को शिक्षार्थी के भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विद्यार्थियों की भाषा पर अंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें महत्व देना चाहिए हमें। दूसरा है, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। ये भी गलत है। कक्षा 5 तक हमारा प्रावधान है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो उन्हें मातृभाषा में देनी चाहिए और उनकी घर की भाषा को भी महत्व देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। भारतीय जो विद्यालय होते हैं एकल भाषी नहीं होते हैं, बल्कि बहुभाषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के अनुसार प्रवेश नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा के संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण यानी कि बातचीत करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके विचारों को हमें सम्मान देना चाहिए। बच्चे जो भाषा जिस भाषा में भी अपना संप्रेषण यानी कि बातचीत करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे ही हमें प्रोत्साहित देना चाहिए और उनके विचारों को, बच्चों के विचारों को सम्मान देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। क्योंकि तो भाषा शिक्षक ऐसा कार्य क्यों दें कि उन्हें जोड़े या समूह में किया जाए? ऑप्शन है, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ऑप्शन 2 है, इससे शिक्षक कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। ऑप्शन 3 है, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। जी नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वही सही है। सब बच्चों को जोड़े या समूह में कार्य देने से वह अर्थपूर्ण कार्यों से एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सहायता करते हुए ही सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए उन्हें जोड़े या समूह में कार्य देना चाहिए भाषा शिक्षक को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा में पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है,
तो यह डैश का लक्षण हो सकता है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान देता है कि एक बच्चा है उसके क्लास में जो कि उसे पढ़ने एवं समझने में, भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है उस बच्चे को। तो यह किस प्रकार का लक्षण हो सकता है? ऑप्शन है गणना में अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया, लिखने की अक्षमता डिसग्राफिया, प्रयोग व अभ्यास करने की अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, या फिर पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया। तो यहाँ जो है हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती है तो वह डिसलेक्सिया का लक्षण है। बच्चों को पढ़ने में अक्षमता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, क्योंकि पढ़ने एवं समझने में जब कठिनाई महसूस होती है तो वह डिसलेक्सिया का लक्षण होता है। डिस्प्रेक्सिया में हमारे मांसपेशियों में दिक्कत होता है दोस्तों। और डिसग्राफिया जो है यह लिखने की अक्षमता। डिसकैलकुलिया जो होती है वो गणितीय अक्षमता होती है, मैथ वगैरह बनाने में इसे में छात्रों को दिक्कत महसूस होती है। और डिसग्राफिया जो है यह लिखने की अक्षमता है। जब बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पाता है तो उसमें डिसग्राफिया यानी कि लिखने की अक्षमता है। और डिस्प्रेक्सिया जो है उसकी मांसपेशियों से जुड़ी अक्षमता है, मांसपेशियाँ उसकी सही ढंग से कार्य नहीं करती है, प्रयोग एवं अभ्यास करने में बच्चा सक्षम नहीं हो पाता है। और पढ़ने की अक्षमता जो है वो भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आकलन करने में कौन सा कथन इनमें से सही है? ऑप्शन है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, दूसरा है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, या फिर आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि आकलन जो है हमारा वो विद्यालय आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ इसे समावेशित यानी कि जोड़ना चाहिए। और आकलन को हम वर्ष में एक बार नहीं कर सकते, क्योंकि आकलन हमें दैनिक करना होता है। दैनिक आकलन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सत्र के अंत में दे रखा है, ये भी गलत है। और राज्य आधारित प्रक्रिया न होकर यह विद्यालय आधारित प्रक्रिया होती है आकलन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो भाषा की कक्षा में आप प्रामाणिक सामग्री के रूप में किसे स्वीकार करेंगे? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को, कार्य पुस्तिका को, समाचार पत्र को, या फिर पूरक पुस्तिका को। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा बोर्ड ने इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों को राइट माना है, क्योंकि भाषा की कक्षा में हमें प्रामाणिक सामग्री के रूप में पहली तो पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका दोनों महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन दोनों को ही बोर्ड ने सही माना है। और आंसर की में 1 और 2 दोनों ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों के इस फोल्डर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वयं की रिपोर्ट लिखना, उपाख्यानात्मक दस्तावेज यानी कि एनकडोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, या फिर अवलोकन एवं संकलन। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जो है ये भी एक सकारात्मक शब्द है दोस्तों। अगर आप सभी ऑप्शन में देखिएगा तो इसे टिक कर सकते हैं, बेहिचक इसे टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन सही ही होगा ऑप्शन। क्योंकि पोर्टफोलियो जो है इसमें हम बच्चों की ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट एवं अन्य सामग्री विशिष्ट फोल्डर यानी कि पोर्टफोलियो में दर्ज करते हैं। यह एक प्रकार का फाइल होता है, इसमें हम बच्चों की विभिन्न गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, लिखते हैं, उनकी जानकारियाँ रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो हम विश्वास करते हैं कि बच्चे जो होते हैं या फिर यानी कि मानव जो होते हैं भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। तो हमारा जो ये विश्वास है वह किस धारणा पर या किस धारणा या सिद्धांत के साथ मेल खाता है? ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन,
सहज ज्ञानवाद, भाषा अर्जन उपकरण या फिर पुनर्बलन। तो हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सही है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सहज ज्ञानवाद। इसे ही हम भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्म लेते हैं तो उसे सहज ज्ञानवाद के अंतर्गत रखते हैं। और ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? तो यह हमारे जो हैं चमस्की महोदय ने कहा है इस बात को। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रीवियस ईयर के ये हमने हिंदी पैडागोजी से जुड़े प्रश्नों को ही आज के वीडियो में सॉल्व कराया है। किसी दिन हम गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। तो हमारे साथ प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।